गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन बॉटनी हम डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कल आपने इसमें डिस्कस कर लिया था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो घरेलू उत्पाद हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाले बेसिकली जो उत्पाद हैं उनके बारे में। और इसके अलावा हमने यहाँ डिस्कस कर लिया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो औद्योगिक उत्पाद हैं। उन औद्योगिक उत्पादों को बनाने में माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो उसमें आपने बेवरेज, जो पेय पदार्थ हैं, उनको डिस्कस किया था और उसके साथ साथ आपने एंटीबायोटिक्स को डिस्कस कर लिया था। क्लियर? इससे आगे हम बात करेंगे। देखिए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, आप कहेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में कुछ हमने बात इससे कर ली है। औद्योगिक उत्पादों में या इनको बनाने में सूक्ष्म जीव। क्लियर? तो बच्चों, औद्योगिक उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव हैं, इसमें एक सबसे पहली कैटेगरी आपने पढ़ी है बेवरेज, पेय पदार्थ। जो पेय पदार्थ हैं, इसमें विशिष्ट तौर पर आपने अल्कोहलिक बेवरेज पढ़े, अल्कोहलिक प्रोडक्शन पढ़ा। दूसरा इसी में आपने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है बच्चों, वो आपने डिस्कस की थी। जो प्रतिरक्षी हैं उनको आपने डिस्कस किया था। और थर्ड कैटेगरी, तीसरी जो कैटेगरी है, वो आज हम यहां डिस्कस करेंगे, जिसमें आप कहेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप कह सकते हैं जैव सक्रियक या सक्रियक, जैव सक्रियक। ठीक है, इन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स या जैव सक्रियक के साथ साथ आप यहां इसी में कैटेगराइज कर सकते हैं एंजाइम्स। आप जानते हैं विकर कहा जाता है एंजाइम्स को। और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेज, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेज या रासायनिक पदार्थ। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि ये जो जैव सक्रियक हैं, ये क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है। तो देखो बच्चों, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो हैं जो लिविंग सिस्टम में फंक्शनल रह सके। आप कहेंगे जो लिविंग सिस्टम है, जीवित तंत्र जो है, ठीक है, में सक्रिय अणु क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहली बात। या फिर आप ये कह सकते हैं, और ये अन्योन्य क्रियाएं या परस्पर जो क्रियाएं हैं, इन अन्योन्य क्रियाओं को संपन्न कर सकें, अन्योन्य क्रियाओं में सम्मिलित हो सकें, सम्मिलित हो सकें। तो देखो, अन्योन्य क्रियाएं जो है, इन अन्योन्य क्रियाओं का इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो आप देखो, इंटरेक्शन एक वर्ड है इंग्लिश में। अगर मैं लिखूं इंटरेक्शन का, अन्योन्य क्रियाओं का, परस्पर क्रियाओं का अपना एक इंपॉर्टेंस है बच्चों, इंटरेक्शंस। ठीक है, इस पे फोकस आप करो। जो फर्स्ट चैप्टर आपने एनसीईआरटी का पढ़ा है 11th का, उसमें जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, उसमें आपको ये बात समझाई गई है, बताई गई है। जैसे किसी एक कोशिका को हम देखना चाहें, तो आप ये कहते हैं एक जो सेल है, उस सेल में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। कोशिका में वृहद अणु है। अब ये जो कोशिका में वृहद अणु हैं, जैसे आपने कह दिया बच्चों, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके साथ साथ आप कहेंगे लिपिड्स। तो ये वृहद अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब इस कोशिका का लाक्षणिक गुण या इस कोशिका का जो फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन है, वो ये वृहद अणु नहीं करते हैं। इन वृहद अणुओं की आपस में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं करती हैं, इन वृहद अणुओं के इंटरेक्शंस करते हैं। तो इन वृहद अणुओं के इंटरेक्शंस हुए, कैसे इंटरेक्शंस होंगे, ऑब्वियस है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो क्या कौन से इंटरेक्शन हम कह सकते हैं, केमिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, इनकी रासायनिक अन्योन्य क्रियाएं हुई, और ये जो रासायनिक अन्योन्य क्रियाएं हैं, केमिकल इंटरेक्शंस हैं, इनसे बच्चों स्टेब्लिश हुआ मेटाबॉलिज्म, उपापचय। और आप जानते हैं, कोई भी कोशिका अगर जीवित अस्तित्व को दर्शाती है, स्वाभाविक तौर पर उसमें क्या होना चाहिए, उपापचय।
कोई एक कोशिका हो सकती है, संपूर्ण जीव जो मल्टी सेलुलर हो सकता है, जैसे हम हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जटिल जीव हैं, इन सब में उपापचय ही जो है वो जीवन का या लिविंग एग्जिस्टेंस बनाने का, जीवित अस्तित्व बनाने का मूलभूत आधार है। क्लियर? तो इसका मतलब इंटरेक्शंस जो है उनका अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो इंटरेक्शंस और अन्योन्य क्रियाएं हैं उनकी अपनी सिग्निफिकेंस, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल जो सेल में थे वो इंटरेक्शन से मेटाबॉलिज्म या उपापचय को स्थापित कर पाए। तो देखिए यहां जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो जीवित तंत्र में सक्रिय अणु हैं, और वो सक्रिय अणु जो आपस में अन्योन्य क्रियाएं कर सकते हो, परस्पर क्रियाएं कर सकते हो, ये परस्पर क्रियाएं करते हुए आप ये कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय को स्थापित करते हैं। किसी एक सेल के केस में, कोशिका के संदर्भ में हमने लिया। अब आप माइक्रोब्स को इसमें अप्लाई कर दो तो आप ये कहेंगे सर्टेन माइक्रोब्स, आप कहेंगे कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव औद्योगिक स्तर के उत्पादन में और व्यापारिक स्तर के उत्पादन में, व्यापारिक तथा औद्योगिक स्तर के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। अब औद्योगिक स्तर के उत्पादन और व्यापारिक स्तर के उत्पादन में ये प्रयुक्त होते हैं, तो कैसे ये प्रयुक्त हो रहे हैं, कौन से फॉर्म्स हैं? तो देखो सबसे पहली कैटेगरी इसमें मैं लिख रहा हूं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से ऐसे हैं जो माइक्रोब से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखो सबसे पहले लिखते जाएं मेरे साथ साथ आप, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर आप जानते हैं बच्चों फंजाई है। पहली कैटेगरी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। इससे सिट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर। सेकंड एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, और आप जानते हैं इससे एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, एसिटिक एसिड। क्लियर? ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी कहे जा सकते हैं, जैव सक्रियक या जैव सक्रिय अणु भी कहे जा सकते हैं, जैव सक्रिय अणु कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं में इंटरेक्शन से बने हैं। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम को आप जानते हैं अनएरोबिक, अवायवीय जीवाणु, रेस्ट्रिक्टली आप कहेंगे अनएरोबिक ये होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, और आप इससे ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड जो है वो स्टूडेंट्स इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी आपके पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स की है उसमें देखो एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटेरिक अम्ल। इसके साथ साथ एक लैक्टोबैसिलस और आप कह सकते हैं, जिसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी आपने पढ़ा था। इससे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो आपने पढ़े थे, तो लैक्टोबैसिलस लिख रहा हूं मैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस जो है इससे प्राप्त किया जाता है लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक अम्ल। तो ये चार आपके पास एग्जाम्पल हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं माइक्रोब्स। दूसरी कैटेगरी लिख रहा हूं एल्कोहल्स या एल्कोहलिक सब्सटेंसेज, एल्कोहली पदार्थ। इसमें देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके पास सैकेरोमाइसीज सेरिविसी, सैकेरोमाइसीज सेरिविसी,
ये बच्चों यीस्ट है। सैकेरोमाइसीस सेरेविसी यीस्ट जो है वो व्यापारिक स्तर पर एथेनॉल प्रोडक्शन में प्रयुक्त होता है। व्यापारिक स्तर पर एथेनॉल प्रोडक्शन में प्रयुक्त होता है। एथेनॉल प्रोडक्शन में प्रयुक्त होता है। व्यापारिक स्तर पर एथेनॉल प्रोडक्शन में इसका उपयोग है, इसका यूज है। ये हुए एल्कोहलिक सब्सटेंस। उसके बाद अगली कैटेगरी पे आते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक एसिड हुआ, एल्कोहल्स हुए। अगली कैटेगरी पे आते हैं, ये हम मेंशन कर रहे हैं एंजाइम्स। ठीक है, तीसरी कैटेगरी यहां मैं लिख रहा हूं एंजाइम्स। विकर आप जानते हैं उत्प्रेरक के रूप में ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को या जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स या फिर विकर, इस कैटेगरी में अलग से हमने मेंशन कर रखा है। पहला आपके पास है लाइपेज। एंजाइम में सबसे पहले अगर हम लिखें ए, लाइपेज। देखिए बच्चों, लाइपेज का क्या यूज है, तो आप कहेंगे जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इसका उपयोग होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और जो ऑयली स्टेन्स है ना, तैलीय धब्बे, उन ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ऑयली स्टेन्स को हटाने में सहायक है ये। क्लियर? अब ये तो सब बातें ठीक है। सोर्स पता होना चाहिए आपको, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रयुक्त किया जाएगा। तो आप ये कहेंगे ये लाइपेज जो है वो प्रयुक्त किया जा रहा है किसमें? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। ये कैंडिडा से प्राप्त किया जाता है। कैंडिडा से प्राप्त किया जाता है। कैंडिडा से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, कैंडिडा से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास है प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। बी, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। ठीक है, प्रोटीन डिग्रेडेशन और पैक्टिन डिग्रेडेशन का एंजाइम है। आप ये जानते हैं इसका क्या यूज हो सकता है, तो जो बोतल जूस और पैक्ड जूसेज वगैरह होते हैं उनको क्लेरिफाई करने में ये प्रयुक्त होता है। आप ये कह सकते हैं यूज्ड एज क्लेरिफाइंग एजेंट। यूज एज द क्लेरिफाइंग एजेंट, या बहुत परफेक्टली आप कह सकते हैं क्लियरर के रूप में प्रयुक्त। क्लियरर के रूप में प्रयुक्त ये होता है। अब जो क्लियरर के रूप में ये प्रयुक्त हो रहा है, तो इसका सोर्स क्या है, कहां से ये लिया जाता है? तो आप ध्यान रखें एस्परजिलस जो है, एस्परजिलस इसमें यूज होता है। सोर्स एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस की जो स्पीसीज हैं, उन एस्परजिलस से स्टूडेंट्स ये ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो आपके पास है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इंपॉर्टेंट है ये भी। थर्ड में लिख रहा हूं एंजाइम्स में, यहां लिख देता हूं सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखिए बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त किया जाएगा। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एजेंट, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एजेंट के फॉर्म में प्रयुक्त होता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एजेंट को या एक्टिवेटर को आप टीपीए लिखते हैं। ये है टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है,
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किससे प्राप्त किया गया? आप कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त किया जाता है। काम क्या है इसका? क्लोट बस्टर के रूप में, थक्का बनाने में यह प्रयुक्त होता है। आप ध्यान रखें, क्लोट बस्टर के रूप में प्रयुक्त, के रूप में प्रयुक्त। जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें क्लोट बस्टर के रूप में इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस कैटेगरी के कुछ और एग्जाम्पल्स मैं लिखूं तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अनन्य क्रियाएं। और ये जो है अगली कैटेगरी आपके पास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए आपने स्टूडेंट्स सुना होगा। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो फर्स्ट आपने ऑर्गेनिक एसिड कहा, सेकंड आपने अल्कोहल कहा, थर्ड आपने एंजाइम कहा। अगला चौथा मैं लिख रहा हूं, इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो आप कहेंगे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है उसमें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में प्रयुक्त, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। अंगरोपण, प्रत्यारोपण जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अंग प्रत्यारोपण में ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, जिससे किसी भी बॉडी में अगर ऑर्गन लगाया जा रहा है तो वो बॉडी ससेप्टिबिलिटी, सुग्राहिता दे। ठीक है, इम्यून सिस्टम उसका जो है वो डिफेंड नहीं करे, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। और प्राप्त कहां से किया जाता है? सोर्स क्या है इसका? तो सोर्स भी बच्चों आपको लिखना है इसमें, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये प्राप्त किया जाता है। लास्ट एक कैटेगरी है स्टेटिन, स्टेटिन्स। देखिए ये स्टेटिन्स बच्चों क्या है? ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में प्रयुक्त होते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में प्रयुक्त। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में प्रयुक्त होते हैं, इसका मतलब लॉरिंग एजेंट है ये। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट इनको कहा जाता है, लॉरिंग एजेंट। बच्चों ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट स्टेटिन्स हैं, यीस्ट से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मोनोकोकस परप्यूरियस। स्रोत क्या है इनका? सोर्स क्या है? मोनोकोकस परप्यूरियस। जो मोनोकोकस परप्यूरियस है, इससे बच्चों आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये है स्टेटिन। ठीक है, तो देखो आप पढ़ रहे थे जैव सक्रिय अणु। क्लियर? मैं सारे को समराइज कर देता हूं। हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो है माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सूक्ष्म जीव औद्योगिक उत्पादों में कहां प्रयुक्त होते हैं, या औद्योगिक अथवा व्यापारिक स्तर के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, सूक्ष्म जीव कहां प्रयुक्त किए जाते हैं, उसकी बात आप कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी इसमें आपने डिस्कस की थी पेय पदार्थों की, जिसमें स्पेसिफिकली विशिष्ट तौर पर आपने अल्कोहलिक पेय पदार्थों की बात की। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स और प्रतिरक्षियों को आपने डिस्कस किया। और जो तीसरी कैटेगरी बच्चों हमारे पास वो है जैव सक्रिय अणुओं की, एंजाइम्स, विकर, और इसके अलावा रासायनिक पदार्थों की, जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं। कुछ माइक्रोब्स को या फिर सूक्ष्म जीवों को प्रयुक्त कर ये जो जैव सक्रिय अणु हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, इनका व्यापारिक और औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है।
जैसे सबसे पहले कार्बनिक अम्ल आपके पास है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड उत्पादन में प्रयुक्त होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटेरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल के व्यापारिक औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला है एंजाइम्स। आप विकर जो है वो जानते हैं कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनमें कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और ये जो कैटलिस्ट और उत्प्रेरक हैं ये यहां है लाइपेज। लाइपेज डिटर्जेंट्स के फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। ऑयली स्टेंस या जो तैलीय दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने में, उनको हटाने में ये प्रयुक्त होते हैं और इसको प्राप्त किया जाता है कैंडिडा से। दूसरा आपके पास कैटेगरीज में है प्रोटीएज और पैक्टिनेज। प्रोटीएज और पैक्टिनेज जो जूसेज हैं, जैसे आप घर पे जो जूस बनाते हैं और मार्केट में जो बोतल जूस होता है, बोतल जूस का मतलब बोतल में बोतल बंद जूसेज जो है, उनमें अगर आप दोनों में देखो तो वो क्लियर्ड होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, साफ दिखाई देता है। तो वो जो क्लियरेंस है उसको क्लियरर के रूप में वहां यूज किसको किया जाता है, प्रोटीएज और पैक्टिनेज को, और इनको एस्परजिलस से प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड आपके पास है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसको टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं और ये क्लॉट बस्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। रक्त वाहिनियों में ये थक्का बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से। एल्कोहलिक प्रोडक्ट है, इसकी पूरी डिटेल आपने पहले पढ़ी ली है। एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच्चों सैकेरोमाइसीट सेरिविसी से प्राप्त किए जा रहे हैं। ये जो यीस्ट है व्यापारिक स्तर पर एथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। आपके पास अगली कैटेगरी है जिसमें हमने लिखा साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, आप ये कह सकते हैं एक तरीके से प्रतिरक्षा तंत्र जो है, प्रतिरक्षी संदमक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का संदमन करता है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किया जा रहा है, अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इम्यून सिस्टम बॉडी का जो है वो डिफेंड करेगा, तो उसको थोड़ा संदमित कर दे, इसके लिए यूज कर लिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। इस साइक्लोस्पोरिन ए को आप ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी आपके पास इसमें है स्ट्रेटिन। ये जो स्ट्रेटिन है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में प्रयुक्त होते हैं, लॉरिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं और यीस्ट मोनोकोकस परप्यूरियस से ये प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए ये था आपके पास माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव और उनकी भूमिका, और उसकी तीन कैटेगरी पेय पदार्थों में, एंटीबायोटिक्स या प्रतिरक्षी उत्पादन में, तथा जैव सक्रिय अणुओं के उत्पादन में। हाँ जी, तो देखो बच्चों, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आप कहेंगे अपशिष्ट उपचार में, अपशिष्ट उपचार में सूक्ष्म जीव। जो अपशिष्ट उपचार की प्रक्रिया है उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो सीवेज वर्ड है, सीवेज या अपशिष्ट, तो देखो इसके लिए आप कह सकते हैं जो म्युनिसिपल वाटर वेस्ट है, म्युनिसिपल वाटर वेस्ट, म्युनिसिपल वाटर वेस्ट क्या होगा, आप कहेंगे ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, अल्टा ये लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल का जो रेफरेंस यहां से लिया गया है वो बेसिकली बच्चों अर्बन लिया है, शहरी। ठीक है, अब जो वेस्ट वाटर है इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो अपशिष्ट जल है जो म्युनिसिपल एरिया से या अर्बन एरिया से, जो शहरी क्षेत्रों से निकलता है, उसको आप सीवेज की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीवेज जो है वो अर्बन एरिया से ही निकलता है। आप रूरल हो या अर्बन हो, ग्रामीण या शहरी, दोनों ही टाइप के जो एरियाज हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आप ये कहेंगे मोस्टली मानव अपशिष्ट युक्त, मानव अपशिष्ट युक्त, अपशिष्ट जल, ये जो होगा इसको आप एग्जैक्टली कहेंगे सीवेज। ठीक है, इसको आप क्या कह देंगे, सीवेज। तो वेस्ट वाटर जो है, कौन सा वेस्ट वाटर, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को, जो अर्बन का रेफरेंस लिया गया, मैंने अभी कहा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेसिकली जो ह्यूमन एक्सक्रीटा
या मानव अपशिष्ट को सम्मिलित किए हुए जो सीवेज कंटेंट है, सम्मिलित किए हुए जो अपशिष्ट जल है उसको सीवेज कंटेंट कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, ये सीवेज निकलता है और वाटर सोर्सेज में, बच्चों जल स्रोतों में मिल जाता है। वाटर सोर्सेज या जल स्रोतों में अगर ये मिलेगा तो ऑब्वियस है इन वाटर सोर्सेज को और जल स्रोतों को ये क्या कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं इनको ये हाईली पॉल्यूटेड कर रहा है, हाईली पॉल्यूटेड। ठीक है, आप ये कह सकते हैं अति उच्च स्तर का प्रदूषण जो है वो यहां जल स्रोतों में उत्पन्न हो रहा है। तो आप कहेंगे जो जल स्रोत हैं, जल स्रोतों में अति उच्च स्तर का प्रदूषण या जल प्रदूषण उनका हो रहा है। ठीक है, अभी जो जल स्रोतों में अति उच्च स्तर का प्रदूषण है, ठीक है, ये जो जल स्रोतों में आप ये कह सकते हैं जो हाई पॉल्यूशन है, हाई लेवल का पॉल्यूशन है, इसको हम कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप ये कहेंगे सीवेज का ट्रीटमेंट या इसका उपचार करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए एसटीपी या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टैब्लिश किए गए हैं। आप कह सकते हैं अपशिष्ट उपचार संयंत्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र। और बच्चों ये जो अपशिष्ट उपचार संयंत्र है या फिर जो एसटीपी है, ये अपशिष्ट उपचार संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इनसे सीवेज को ट्रीट किया जाता है। जैसे आप कहो सीवेज को इससे गुजारा जाता है, सीवेज को इसमें डाल दिया जाता है। अब जब सीवेज को इससे उपचारित किया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, तो ये ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, लेस पॉल्यूटिंग। आप कहेंगे लेस पॉल्यूटिंग ये हो जाएगा, अर्थात कम प्रदूषित होगा। और कम प्रदूषित हो जाएगा, इसके बाद में अगर छोड़ा जाएगा या इसके बाद में वाटर सोर्सेज में या जल स्रोतों में ये जाता है, तो वहां ये प्रदूषण के स्तर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ओवरऑल क्या आप ये कह सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या रहा, क्यों ये करवाया गया। जो माइक्रोब्स की बात हम कर रहे हैं वो तो बाद में आती है, लेकिन उससे पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो क्यों करवाया जा रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में आप कह सकते हैं लेस पॉल्यूटेड कंडीशन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन है वाटर बॉडीज का या वाटर सोर्सेज का, उनका पॉल्यूशन या प्रदूषण जो है उसके स्तर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने या कम करने के लिए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, एसटीपी के थ्रू, अपशिष्ट उपचार संयंत्र के द्वारा आप कहेंगे क्या किया जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसमें माइक्रोब्स कौन से उपयोगी हैं या कौन से सूक्ष्म जीव आप कहेंगे इसमें उपयोगी हैं। तो देखो बच्चों, जहां तक माइक्रोब्स की बात की जाए, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव आप इसमें देखिए हेटेरोट्रॉफिक नेचर के हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक नेचर के अगर ये हैं, आप कह रहे हैं विषमपोषी प्रवृत्ति के ये हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पर ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो सीवेज अभी आपने डिस्कस किया था, इस सीवेज का मेन कंपोनेंट आप देखिए इसमें क्या है, तो आप इसमें कहेंगे मुख्यतया कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंटेंट। इसमें मुख्यतः आप कह सकते हैं क्या है, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंटेंट तथा माइक्रोब्स या स्टूडेंट्स सूक्ष्म जीव जो हैं वो इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये जो सीवेज है बच्चों, इस सीवेज में क्या रहा, आपने कहा इसमें मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रवृत्ति के हुए, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के हुए। आप ये कहेंगे वो विषमपोषी प्रकृति के हुए, विषमपोषी प्रकृति उनकी हुई। ठीक, अब विषमपोषी प्रकृति के ये जो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, उसके अपघटन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखो जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को या उपचार को आप दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट या उपचार है ये बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट और
सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार, ये स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार क्या है। सबसे पहले सीवेज को फिजिकल ट्रीटमेंट में ले जाया जाता है, भौतिक उपचार उसका किया जाता है, और इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो स्टेप, दो चरण आप सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे एक आप कहेंगे फिल्ट्रेशन, निशंदन, मोटी अशुद्धियां जो हैं उनको फिल्टर करके निकाला जा सकता है, और दूसरा सेडिमेंटेशन, अवसादन, सेडिमेंटेशन, या फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं क्या होंगे, अवसादन। तो सेडिमेंटेशन या अवसादन की जो प्रक्रिया है, अवसादन या सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन या अवसादन की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसके द्वारा और निशंदन फिल्ट्रेशन के द्वारा आप ये कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। अर्थात सीवेज में से जो बहते हुए अपशिष्ट हैं, मोटे या कणिकीय पदार्थ हैं, उन सबको फिजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ये फिजिकल मेथड है, उनको वहां से सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आइए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, बेसिकली ये जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं, ये हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को या कार्बनिक पदार्थ को डिग्रेड करेंगे। तो आप कहेंगे इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन या डिग्रेडेशन इसमें होगा। कार्बनिक पदार्थ का अपघटन या डिग्रेडेशन बच्चों इसमें होगा। अब कार्बनिक पदार्थ का अपघटन या डिग्रेडेशन जैसे होता है, तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन या डिग्रेडेशन होने से आप कहेंगे वहां उस कंटेंट में जो ऑक्सीजन है या घुलित ऑक्सीजन है, उस घुलित ऑक्सीजन को कौन प्रयुक्त कर जाएगा, घुलित O2 या ऑक्सीजन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त कर जाते हैं, सूक्ष्म जीव प्रयुक्त करते हैं। और सूक्ष्म जीव प्रयुक्त करते हैं तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन का स्तर वहां कम हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड वहां बढ़ रही है, और इसको BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कहते हैं। तो ऑक्सीजन की डिमांड वहां क्या हुई हुई है, बढ़ी हुई है। जितना BOD ज्यादा होगा उतना ही पॉल्यूशन की कंडीशन, प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है। इकोलॉजी में आप BOD डिटेल में पढ़ते हैं। यहां जो BOD है मैं बताना चाह रहा हूं, किसी भी जल स्रोत में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, जो अपशिष्ट है, जो उपचार योग्य है, उस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के इक्विवेलेंट वहां क्या होगा, BOD। सीधा सीधा सा आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। जितना ऑर्गेनिक मैटर डालो उतना ही BOD बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको डिग्रेड करने के लिए जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को माइक्रोब्स यूज कर जाते हैं। तो जितना ऑक्सीजन का स्तर घटेगा उतना ही BOD का स्तर बढ़ेगा। तो यहां से जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो BOD है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और जो BOD है, इस BOD का स्तर आप कह रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब तक इसका स्तर कम नहीं हो जाएगा तब तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, और इसका स्तर बिल्कुल कम हो जाने का मतलब अप्रदूषित स्थिति आ जाती है, नॉन पॉल्यूटिंग कंडीशन आ जाती है, और अप्रदूषित स्थिति के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसका देखो बच्चों एक पूरा प्रोसेस है, इसकी पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें प्राइमरी सेटलिंग टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होते हैं। प्राइमरी सेटलिंग टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे उसको उपचारित किया जाता है, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको कैसे उपचारित किया जाता है, इसको अब हम यहां डिस्कस करेंगे। तो देखो आपके पास क्या था, ये आप कह रहे हैं जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपशिष्ट उपचार में प्रयुक्त होते हैं, और ये जो सूक्ष्म जीव अपशिष्ट उपचार में प्रयुक्त होते हैं, तो अपशिष्ट जो सीवेज है वो बेसिकली म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहा गया। हालांकि ये एरिया से संबंधित है, ये मैंने सारा आपको बता दिया। इस सीवेज में मुख्यतः ऑर्गेनिक मैटर होता है तथा नेचुरली प्राकृतिक रूप से इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ध्यान रखने की बात यह है, ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव यहाँ हैं वो कैसे हैं, विषमपोषी प्रकृति के हैं, हेटेरोट्रोफिक नेचर के हैं। अब ये सूक्ष्म जीव जो है वो अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट के दो लेवल हैं, दो स्तर हैं। पहला प्राथमिक उपचार जो है उसमें तो आप ये कह सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा, जिसमें निशंदन और अवसादन जो है उसके थ्रू आप ट्रीटमेंट करते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेनली वो है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, अपघटन होता है। तो देखो अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ हम बात करेंगे। हाँ बच्चों, तो आपके पास अगला है, देखिए अपशिष्ट उपचार जो है उसमें माइक्रोब्स की भूमिका क्या है सीवेज ट्रीटमेंट। तो आप कहेंगे अपशिष्ट उपचार में सूक्ष्म जीव, ठीक है। अपशिष्ट उपचार में सूक्ष्म जीव जो है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड।
प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो एग्जैक्टली एसटीपी या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है, ये एसटीपी जो है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक मैंने बेसिक रेफरेंस इसमें लिया है, जिसमें एक्टिवेटेड स्लज जो है, आप कहेंगे जो सक्रिय स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो देखो, ये सीवेज सबसे पहले इनपुट में लाया गया, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। आपने अभी पढ़ा है कि जो प्राइमरी मेथड है या प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में बच्चों इन्वॉल्व किया जाता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अवसादन है और निशंदन है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसका मतलब एक तरीके से फिजिकल ट्रीटमेंट है, ये भौतिक उपचार है, जहां से मोटी मोटी जो अशुद्धियां हैं या जो कंटेंट है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लाया जाता है। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है या आप कहें जो द्वितीयक उपचार है, ये बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटीज या वायवीय जीवाणु की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट यहां करता है, जिसमें आप ये कहेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ का डिग्रेडेशन यहां ज्यादा से ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन का प्रोसेस बच्चों ये है, ठीक है। तो सीवेज इनपुट करवा लिया गया। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो सीवेज डाला गया, उसके बाद आप कह सकते हैं डिस्पोजल के लिए या निकाल के आप ये कह सकते हैं बाहर प्रयुक्त करने के लिए ये प्राइमरी स्लज है। ये कंटेंट जो है वो एरेशन टैंक में जाता है। इसको आप कहेंगे ये वायुवन टैंक है, और एरेशन टैंक या वायुवन टैंक में कंटिन्यूसली एक विलोडक से एजिटेट इसको किया जाता है, कंटिन्यूसली एजिटेटेड, ठीक है। इसको लगातार हिलाया जाता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता इसमें है। इससे आप कहेंगे जो वायवीय जीवाणु हैं, वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि यहां होती है। और ये वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होने से फायदा क्या हुआ, यहां जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको मैक्सिमली, अधिकतम आप ये कह सकते हैं, उसको उपभोगित कर लिया जाता है, उसको काम में ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो यहां से बचा है ये एक्टिवेटेड स्लज है, इस टैंक के थ्रू और इसके थ्रू आ रहा है। तो सेकेंडरी स्लज फॉर डिस्पोजल, आप सेकेंडरी स्लज डिस्पोजल से बाहर निकाल सकते हैं। और ये क्लेरिफाइड इफ्लुएंट आपके पास होता है, आप कह सकते हैं ट्रीट करने के बाद जो प्योर फॉर्म है, या एक तरीके से प्योर वर्ड यहां ठीक नहीं रहेगा, क्लियरिफाइड, जो वहां से क्लियर कर लिया गया ट्रीटमेंट के बाद जो लाया गया उसको क्लियरिफाइड इफ्लुएंट बोल रहे हैं, जिसको आप वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो, इसके दो पार्ट हुए, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है और ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है। प्राइमरी और सेटलिंग टैंक के बीच बच्चों एरेशन टैंक या वायुवन टैंक है, ठीक है। इसमें एक्टिवेटेड स्लज, जो सक्रिय स्लज है, उसको स्लरी, उसको यहां ट्रीट किया जा रहा है, उसको यहां काम में लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, प्रोसेस को अब मैं डिटेल में यहां लिखूंगा। ये डायग्राम बेसिक एक रेफरेंस है, जिससे आपको क्लियर हो कि ये सीवेज इनपुट किया गया, प्राइमरी स्लज टैंक था, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बीच एक एरेशन टैंक या वायुवन टैंक था। क्लियर? तो देखिए, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो इसमें एसटीपी या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, अब इसमें जो होने वाला प्रोसेस, इसके स्टेप्स हम लिख लेते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेप्स। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने डिस्कस किया प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। मैं इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग कर रहा हूं। ये क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है इसमें? रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को यहां से रिमूव करवा लिया जाएगा, इनको रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। रिमूवल के लिए जो एक्टिविटी है वो क्या है, तो पहले भी आपने डिस्कस किया है, वो है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, और दूसरा बच्चों आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये दोनों जो हैं वो एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू आप फिजिकल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं,
ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में तो क्या किया जाता है, जो फ्लोटिंग कंटेंट है, फ्लोटिंग डिब्रीज आर रिमूव्ड, इसमें ये रिमूव करवा ली जाएंगी, ठीक है, जो तैरती हुई है फ्लोटिंग कंडीशन की। उसके बाद सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो ग्रिट है मतलब कठोर पदार्थ कहते हैं, स्मॉल पेबल्स एंड सॉइल, ये आप कह सकते हैं रिमूव करवा ली जाएगी, ठीक है, सेडिमेंट हो जाएगा वो। तो सेडिमेंटेशन से आप कह सकते हैं सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स जो हैं वो रिमूव करवा लिए जाएंगे। क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की दोनों एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्लज है, प्राइमरी स्लज एंड प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज एंड प्राइमरी इफ्लुएंट जो है, ये आप कह सकते हैं उपचार के लिए ले जाया जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ये था, कहां था ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जैसे डायग्राम अभी मैंने बनाया था, इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक से स्टूडेंट्स इसको ले जाया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आप देखिए सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक। अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जब इसको ट्रांसफर कर दिया गया तो देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा बच्चों, जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, इफ्लुएंट, उसके साथ एरेशन करवाया जाता है, एरेशन, और आप कह सकते हैं मैकेनिकल एजिटेशन, एजिटेट उसको करवाया जाएगा कंटिन्यूसली, लगातार उसको हिलाया जाता है। इससे वहां क्या होगा, एरेशन से आप कहेंगे एरेशन की जो एक्टिविटी होगी लार्ज एरेशन टैंक में, इसमें आप ये मेंशन कर लें कंटिन्यूसली एजिटेटेड एंड एरेटेड, एयर सप्लाई दी जाएगी। इससे वहां क्या होगा, तो आप ये कहेंगे एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं, दीज एरोबिक माइक्रोब्स विल ग्रो एनॉर्मसली, ठीक है। एरोबिक माइक्रोब्स की जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। अब एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होने से ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन बच्चों आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर यहां डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेडेशन से क्या हुआ, देखिए यहां एरोबिक बैक्टीरिया जो एक्ट कर रहा है, इसके कारण अब आप कह सकते हैं यहां बीओडी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। इस केस में बीओडी या जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, आप ये कहेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ए वाटर सैंपल, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल में या वाटर सैंपल में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बीओडी को बढ़ाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर बीओडी बढ़ती है, सॉरी। तो आप सीधा ये भी कह सकते हैं, देखो इसको बेसिक रेफरेंस में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इकोलॉजी में डिटेल आप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बीओडी के।
ऑर्गेनिक मैटर जितना कम होता चला जाएगा उतना ही आप ये कह सकते हैं बीओडी कम होती चली जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हुई। इस केस में ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ लिख रहा हूं बच्चों, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूरा टॉपिक एक आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में, तो यहां जो ग्रोथ हुई माइक्रोब्स की, ये एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट को एग्जैक्टली इस टाइम फ्लोक्स आप कहते हैं। फ्लोक्स, जो फ्लोक्स है बच्चों ये क्या है, इसमें आप कहेंगे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंटस एसोसिएशन, फंगल फिलामेंटस एसोसिएशन वहां होता है। ठीक है, तो ये फ्लॉक्स जो हैं वो यहां तैयार हो जाता है। फ्लॉक्स कैसे तैयार हुआ, तो आपने कहा एरोबिक माइक्रोब्स की कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है और साथ में वहां फंगल फिलामेंटस एसोसिएशन है, उससे ये फ्लॉक्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रोइंग माइक्रोब्स हैं दे विल कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जैसे मैंने यहां लिखा था ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन, तो आप लिखेंगे ग्रोइंग माइक्रोब्स consume major part of organic matter। यही बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज होता है। ठीक है, अब मेजर पार्ट वो यूज कर रहा है। मेजर पार्ट आप कह सकते हैं क्या कर लिया गया है, यूज कर लिया गया है। मेजर पार्ट के यूज करने से यहां जो है वो बेसिकली इफ्लुएंट्स बढ़े हैं, इफ्लुएंट्स में सॉरी क्या आप कहेंगे बीओडी बढ़ी है। तो अब जो सीवेज वाटर है, ये सीवेज वाटर तब तक ट्रीट किया जाएगा, आप देखें सीवेज वाटर ट्रीटेड अप टू लोअर बीओडी, जब तक बीओडी कम नहीं हो जाती तब तक ये ट्रीट किया जाता रहेगा। ठीक है, ये ट्रीट होता रहेगा। अब बीओडी कम होने का मतलब है ऑब्वियस है जो पॉल्यूशन की कंडीशन है या जो पॉल्यूशन का स्टेटस है वो बच्चों कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो आप ये कह सकते हैं जो एरेशन टैंक है, उस एरेशन टैंक के बाद में जो सेकेंडरी आपने सेटलिंग टैंक देखे, तो यहां से जो कंटेंट बचा हुआ है वो एक्टिवेटेड स्लज ही है वो, और वो एक्टिवेटेड स्लज जो है वो आप कहेंगे सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। एरेशन टैंक जो आपने बीच में देखा था, उस एरेशन टैंक में आप कह रहे हैं क्या हो रहा है, वहां कंटिन्यूसली एयर फ्लो करवाया जा रहा है और वहां जो है उसको मैकेनिकली एजिटेट किया जा रहा है जिससे ये ग्रोथ इनकी मेंटेन रहे। तो यहां से फाइनली आप ये कह सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज का जो स्मॉल पार्ट है वो स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, ये हटा देता हूं बच्चों जिससे आप नोट कर पाए, ये इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। सेडिमेंटेशन, ग्रिट, स्मॉल पेबल्स एंड सॉइल। रिमूव्ड। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स, तो देखो हम ये कह रहे हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज। सेटलिंग टैंक में ये बीओडी के बाद एक्टिवेटेड स्लज बच गया आपके पास, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज is pumped back as inoculum,
इनोकुलम के फॉर्म में आप ये कह सकते हैं वो पंप्ड बैक किया जाता है, उसको वापस से पंप किया जाता है, ठीक है। और दो रिमेनिंग मेजर पार्ट है उसको अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में ले जाया जाता है। रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, कहां ले जाया गया? अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ठीक है। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले जाए जाने से स्टूडेंट्स अब वो वहां जो एरोबिक माइक्रोब्स वगैरह हैं, फंजाई है, जो कंटेंट बचा है ऑर्गेनिक मैटर, उन सबको क्या कर जाता है? फाइनली वो डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो लार्ज टैंक जो हैं जिसमें ट्रांसफर किए जाते हैं वो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हैं, उनमें ये ले जाया जाता है। अब वहां एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक मैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं सारे एरोबिक बैक्टीरिया को, फंजाई को, इन सबको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ऐसा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या ये जब प्रोसेस चल रही होती है तो आप ये कह सकते हैं यहां से मेथेन और CO2, मेथेन, CO2 ये जो गैसेज हैं ये यहां से रिलीज होती हैं। और इन मेथेन और CO2 ये जो गैसेज हैं, इन मेथेन को बेसिकली आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स एज ए बायोगैस काम में लिया जा सकता है। तो ये फाइनली आपके पास इसका ट्रीटमेंट रहा, ठीक है। समराइज कर रहा हूं मैं, बायोगैस प्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ पाएंगे। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में STP आप कह रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके स्टेप्स की बात हम कर रहे हैं तो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो स्टेप हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखिए क्या किया गया है, एक फिजिकल प्रोसेस ये था जिसमें आपने कहा रिमूवल ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट मेथड आपके पास है फिल्ट्रेशन, सेकंड मेथड आपके पास है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में आपने फ्लोटिंग जो कंटेंट था, जो पार्टिकल्स थे, उनको रिमूव कर दिया, और सेडिमेंटेशन के थ्रू जो ग्रिट और स्मॉल पेबल्स और सॉइल जो डिपोजिट हो जाती है उसको आपने वहां से रिमूव कर दिया। अब आप जो प्राइमरी इफ्लुएंट था या प्राइमरी कंटेंट और स्लज जो एग्जैक्टली था उसको ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स में, और जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है उसमें जब ट्रांसफर किया जाता है तो उससे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो शुरू हुआ तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको एरेशन इसको प्रोवाइड करवाया जाता है और वहां मैकेनिकली इसमें इसको एजिटेट किया जाता है कंटिन्यूसली, जिससे आप ये कह सकते हैं उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर सकें। तो एरोबिक माइक्रोब्स जो है ना उनकी विगोरस ग्रोथ एक तरीके से होती है और ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। अब ऐसा होने पर वहां आप जानते हैं BOD का लेवल बढ़ जाएगा, तो जब तक BOD का लेवल कम नहीं आए तब तक उसको ट्रीट किया जाता रहा, ठीक है। तो वो एक्टिवेटेड स्लज कंटेंट है। अब उस एक्टिवेटेड स्लज कंटेंट का स्मॉल अमाउंट जो है वो वापस एज ए इनोकुलम पंप किया जाता है, जिससे जो बचा हुआ है उसका भी आप ये कह सकते हैं क्या हो, डिग्रेडेशन हो। और अब फाइनली ये जो है वो रिमेनिंग पार्ट उस स्लज कंटेंट का जो है वो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में ले जाया जाता है, जहां अनएरोबिक जो बैक्टीरिया हैं वो वहां एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई और जो भी कंटेंट है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाते हैं, और उस टाइम फाइनली यहाँ मीथेन और CO2 जैसे गैसियस सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन का भी अपना एक मेथड है। एंजॉय द एप्लीकेशन बॉटनी। थैंक यू।